हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर पावर्ड बाय पढ़ाई वाला। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज की स्टार्टिंग करने वाले हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर आपको जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट इज जर्नल एंट्री वाला पार्ट, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियोस में। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी थियरीज कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्मोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ईच एंड एवरी टर्मोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग क्या करेंगे आज? बिल ऑफ एक्सचेंज, जब एक से ज़्यादा बिल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अंडरस्टूड? आपको इस तरीके से याद रखना है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या करना है? अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशन क्या आता है? मान लीजिए एक इंसान है जो हमारा क्या है, माल का सप्लायर है एंड हम उसके कस्टमर है। हम उसके क्या है? कस्टमर है। अब सप्लायर का काम क्या होता है? माल को सप्लाई करना। यानी सप्लायर ने क्या किया? माल को मुझे सप्लाई किया। मान लीजिए उसने 10,000 रुपये का माल मुझे सप्लाई किया। अब मैंने बदले में वो भाई साहब को कहा कि सर आई एम नॉट एबल टू पे दी 10,000 रुपीज़ राइट नाउ, यानी मैं इस समय 10,000 रुपये पे नहीं कर सकता, तो क्या आप मुझे कुछ समय के लिए क्रेडिट दे सकते हो? यानी आप मुझे कुछ समय के लिए उधारी दे सकते हो क्या? अब मुझे बताओ, इस 21st सेंचुरी में क्या कोई आपके ऊपर भरोसा करेगा? सर आप बोलोगे सर हाँ करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए सप्लायर ने उसे 10,000 रुपये का माल दिया और कस्टमर वो माल लेके चला गया और चला जाने के बाद कस्टमर ने कहा था कि 10,000 रुपये का माल मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट दूंगा, और जब सप्लायर 3 महीने बाद पहुंचा तो कस्टमर वहां से भाग चुका था, यानी मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया? बैड डेब्ट्स। पूरा का पूरा पैसा क्या होगा? मेरा डूब गया। सप्लायर का पूरा पैसा डूब गया। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, पहला कंडीशन पैसा पूरा डूब गया, सप्लायर गया कस्टमर के पास। ये सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं। कस्टमर ने कहा भाई आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। सप्लायर बोलेगा भाई मैं वही हूं जिससे तूने 10,000 रुपये का माल आज से 3 महीने पहले खरीदा था। कस्टमर बोलेगा क्या सबूत है कि मैंने आपसे 10,000 रुपये का माल खरीदा था? तो सप्लायर बोलेगा भाई मैंने आपको माल बेचा था, आपने मुझे जबान दी थी। तो कस्टमर बोलेगा जा नहीं देता, क्या करना है कर ले। अब सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर जाएगा कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में जाने के बाद वो जज के सामने बोलेगा कि सर ये पर्टिकुलर कस्टमर ने मुझसे 10,000 रुपये का माल खरीदा था और खरीदने के बाद अब ये पैसा देने से मुकर गया है। तो सबसे पहली चीज़ जज बोलेगा भाई आपके पास प्रूफ क्या है कि इसने आपसे माल खरीदा था? ठीक है, सप्लायर बोलेगा सर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जज क्या करेगा? उस केस को खारिज कर देगा, यानी बोलेगा सर आपके पास प्रूफ नहीं है तो भाई आप कुछ कर सकते नहीं है। तो इस तरीके के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए, इस तरीके के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए। इसीलिए क्या होता है, इसलिए सप्लायर और कस्टमर के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, चलो हम लोग ध्यान से समझते हैं। सप्लायर कस्टमर को अगर माल बेचेगा, ठीक है, मान लीजिए कि सप्लायर ने कस्टमर को माल बेचा 3 महीने के लिए। सप्लायर ने कस्टमर को माल बेचा 3 महीने के लिए। अब ये सप्लायर और ये कस्टमर का रिलेशन कब मेंटेन रहेगा? जब ये ट्रांजैक्शन होगा कैश ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन। यानी जब सप्लायर ने कस्टमर को माल बेचा तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सा ट्रांजैक्शन है बेटा? कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, लेकिन सर अगर यही माल उसने उधारी पे खरीदा तो कस्टमर और सप्लायर के बीच में जो रिलेशन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बनेगा। कौन से ट्रांजैक्शन में बनेगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बनेगा। तो सप्लायर बिकम क्रेडिटर। सप्लायर कौन बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। और कस्टमर बिकम डेटर्स। ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लैंग्वेज में क्रेडिटर मतलब कौन होता है? सप्लायर। यानी क्रेडिटर एक ऐसा सप्लायर होता है जो उधारी पे माल बेचता है। कस्टमर वो वैसा कस्टमर होता है जो उधारी में माल खरीदता है, यानी वो डेटर्स हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सप्लायर ने माल तो बेचा लेकिन जो बिल
होगा वो किसके पास होगा वो बिल, यानी जो सेलिंग अमाउंट का बिल होगा, जितना माल उसने बेचा उस सेलिंग अमाउंट का जो बिल होगा वो बिल किसके पास रहने वाला है, क्रेडिटर के पास होने वाला है। यानी एक ओरिजिनल कॉपी होगी, एक कौन सी कॉपी होगी, एक ओरिजिनल कॉपी होगी और एक होगी कस्टमर कॉपी। कौन सी कॉपी, कस्टमर कॉपी। तो कस्टमर कॉपी कस्टमर को दी जाएगी, लेकिन जो ओरिजिनल बिल होगा वो किसके पास रहेगा, क्रेडिटर के पास होगा। ठीक है, अब डेटर्स ने बोला यानी ओरिजिनल कॉपी अगर उसके पास है तो ओरिजिनल कॉपी होने का एडवांटेज क्या है कि ओरिजिनल कॉपी होने का मतलब है क्या कि भाई मैंने क्या किया, माल तो सेल किया है लेकिन मेरे पास वो प्रूफ है कि मैंने इसे माल बेचा हुआ है, और ये डेटर्स उसका एडवांटेज नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल बिल जब तक क्रेडिटर के पास है वो ना ही जीएसटी फाइल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जीएसटी में अगर आपको कंसेशन चाहिए तो सेल करने के बाद जो बिल बनता है वो ओरिजिनल बिल आपके पास होना चाहिए। तो क्रेडिटर, समझा, यानी जब सप्लायर और कस्टमर का रिलेशन कब माना जाएगा, जब वो कैश ट्रांजैक्शन में डील कर रहा है। लेकिन अगर वही ट्रांजैक्शन क्रेडिट के केसेस में चला जाएगा, अगर वही ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर चला जाएगा तो सप्लायर बिकम क्रेडिटर एंड कस्टमर बिकम डेटर्स। सिंपल। अब ये दोनों में, अब तुम लोग बोलोगे सर, आप लोग बोलोगे कि सर डेटर्स और क्रेडिटर तो ठीक हो गया, लेकिन अभी आगे की बात क्या। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब जब क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन बनने के बाद, क्रेडिटर और डेटर्स का रिलेशन बनने के बाद डेटर कहता है कि सर जी आपने मुझे 10,000 रुपये का माल बेचा 3 महीने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो क्रेडिटर को इसके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और डेटर्स ने अगर उसे बोला है कि सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको क्या करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको क्या करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको जो पैसा है वो 3 महीने बाद पे करूंगा, तब इन दैट केस क्रेडिटर के पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि वो या तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, या तो वो प्रॉमिसरी नोट लिख कर लेगा। क्या लिख कर लेगा वो, प्रॉमिसरी नोट। अब ध्यान दीजिए सर, ये प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो क्रेडिटर बनाता है, ठीक है, और जो प्रॉमिसरी नोट है वो डेटर बना कर देता है। सिंपल। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, क्रेडिटर बनाता है। प्रॉमिसरी नोट क्या कौन बनाता है, डेटर्स बनाता है। सर दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्रेडिटर क्या करेगा, क्रेडिटर लिखेगा, क्रेडिटर बिल बनाएगा, लिखेगा कि 30 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज, यानी 30 दिन बाद ये मुझे पैसे लाकर देगा, मुझे पैसे लाकर देगा, यानी सप्लायर बोलेगा मुझे पैसे लाकर दो। और प्रॉमिसरी नोट में डेटर लिखेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस, मैं क्या करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं। यानी क्रेडिटर क्या बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और उसमें क्लियरली लिखेगा कि इतने दिनों बाद ये मुझे पैसे लाकर देने वाला है। सिंपल। और प्रॉमिसरी नोट में डेटर क्या लिखेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूं, यानी क्रेडिटर ने जो बिल बनाया वो बिल ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा, डेटर ने जो नोट बनाया उसे प्रॉमिसरी नोट कहा जाएगा। सिंपल। ये बेसिक टर्मोलॉजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहा जाता है ये आपको समझा होगा। ये कौन सी कंडीशन में बनता है, जब सप्लायर माल बेच देता है, माल बेचने के बाद प्रूफ चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला पलट गया, सामने वाले ने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो वो प्रूफ के लिए हम क्या बनाते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। अगर यही चीज डेटर से लिखवा के लिए कि भाई तू मुझे लिख कर दे कि तू कितने महीने बाद पैसा देने वाला है, आप मुझे कितने बाद महीने पैसा देने वाले, तो डेटर जो लिख कर देगा उसको हम लोग कहेंगे प्रॉमिसरी नोट। क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉमिसरी नोट। और क्रेडिटर जो यानी जो सप्लायर है उसने अगर जो नोट लिखा है उसको हम लोग कहेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ट्रेड बिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रेड बिल। अंडरस्टूड। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, लाइन बाय लाइन की बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं आपको करता हूं। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, एक एक चीज हम लाइन से जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो सर्कमस्टांसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे देखिए पहले पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको की है।
सबसे पहले क्या दिया है, द एबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर पेमेंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट। यानी आपको ये पता है कि जब हम लोग किसी भी कस्टमर को माल बेचते हैं तो भरोसे पर बेचते हैं। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड पेमेंट विल बी मेड इन द फ्यूचर इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी माल तो बेच दिया, माल बेचने के बाद पैसा कब मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है। तो फ्यूचर में जब पैसा मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसे मैं उधारी कहता हूं। ठीक है, आप भी उधारी के नाम से जानते हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस में एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि कस्टमर रिलेशन बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर हमारे पास रोज आता है, रोज पैसा देगा, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उसके पास ही इज नॉट एबल टू पे द फी अमाउंट राइट नाउ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सर आप तो रोज ही आते हो, एक काम कीजिए लेकर जाइए, कोई तकलीफ नहीं। तो वो कहाँ से क्रेडिट ट्रांजेक्शन की शुरुआत हो जाती है, और कभी कभी यही क्रेडिट बहुत बड़े अमाउंट में बन जाता है। क्रेडिट मोटिवेट्स द कस्टमर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ देयर स्पेंडिंग। यानी जब हम लोग उधारी देना शुरू करते हैं, आज एक दिन उधार दिया, अरे यार चलो खाता शुरू हो गया, तो वो आता है रोज खरीदता, कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा, और धीरे धीरे हमारा जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का लिमिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अरे क्रेडिट का एडवांटेज ये है कि सामने वाले हमारे कस्टमर को हमारी आदत हो चुकी है और वो अपने खाते में लिखवाना चाहता है, इसलिए उसकी स्पेंडिंग प्रेजेंट टाइम में बढ़ जाती है। Moreover, business enterprises offer a credit to gain a competitive advantage in the market। अरे बाजू वाला है, अगर रिलायंस वाला, मान लीजिए अगर रिलायंस और टाटा ऐसे दो है, रिलायंस ने क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिया है और टाटा ने क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, तो जो भी सप्लायर है वो ज़्यादातर क्या प्रेफर करेगा, रिलायंस का। क्यों? क्योंकि उसे वो पैसा 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा, वो उतने पैसे को घुमा सकता है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं बिजनेस को डेवलप करने का काम करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं to balance the potential to increase the sale with the risk to decrease the cash flow and large outstanding debt in the seller requirement in some sort of the commitment and promise from the customer that he should pay the amount of the goods due to the from him or particular date in a future। यानी इसका मतलब उसने क्या कहा है, सिंपल चीजें कहा है कि जो भी चीजें है, जो भी पैसे की बात हम लोग कर रहे हैं वो सारी पैसे की बात होगी, लेकिन वो पैसे की बात कब होगी, फ्यूचर में होने वाली है। कभी होने वाली है वो सारी चीज़ें, फ्यूचर में होने वाली है। जैसा मैंने आपको डिस्कस किया, मैंने इसमें कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है। टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट आर इश्यूड। यानी फ्यूचर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए क्या बनाया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट बनाया जाता है। अब मैंने आपको बता दिया बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है। ध्यान दीजिए, नेसेसिटीज की तरफ आते हैं, क्यों जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कमर्शियल प्रैक्टिसेस, यानी बिजनेस चलाने के लिए कमर्शियल प्रैक्टिसेस फ्लरिश द ट्रीट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट एज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट टू एन एक्सटेंट दैट व्हेन अ रिटर्न प्रॉमिस इज मेड इन द प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर स्टैम्प प्रॉपर इट इज अंडरस्टूड दैट द कस्टमर हैड डिस्चार्ज हिज डेब्ट्स एंड द सेलर हैज रिसीव्ड पेमेंट। Also has written promise to are accepted by the bank and money in advance against it. Moreover, the instrument being negotiable instruments can be transferred from the one person to another person। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल आपको देने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, कि मान लीजिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट मैंने बना दिया। अब मुझे कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी और पैसे की ज़रूरत पड़ने के बाद अब मेरे पास वो टाइम पे पैसा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक के पास जा सकता हूँ और बैंक के पास जाने के बाद इसे मॉर्गेज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ बेटा, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। क्या रखना, गिरवी रखना। तो ईच एंड एवरी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। यानी यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट हमारे लिए एक तरीके का असेट का काम करता है। सिंपल। अब मीनिंग में देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट है वो कौन से एक्ट के अंदर आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक payable either to order or bearer। A bill of exchange is a written acknowledgement of debt or promise to pay the debt according to the terms of the bill। A bill of exchange is generally drawn by the creditor on his debtor and should be accepted by the debtor। यानी मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ पे डेटर और बिल ऑफ क्रेडिटर का रिलेशन होता है, क्रेडिटर बिल बनाता है, डेटर उस बिल को एक्सेप्ट करता है और रेडी होता है कि मैं इतने दिन बाद क्या करूँगा, पैसा देने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश करनी है। सिंपल।
आई होप आपको इसमें अभी तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैंने जो चीज़ें स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की वही सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्या दिया है, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, क्या होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और ऑर्डर अ सर्टेन पर्सन आर बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा एग्रीमेंट होता है, कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको रिटर्न में लिखा जाता है विद अ अनकंडीशनल ऑर्डर, यानी यहाँ पे किसी तरीके का कंडीशन पुट नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे साइंड बाय द मेकर, यानी मैं जो बिल बना रहा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है वो भी साइन करेगा, और जिसके नाम पर बन रहा है वो होगा उसका एक्सेप्टर ऑफ द बिल। क्या होगा, वो एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। दोनों ही एक पर्टिकुलर अमाउंट पे एग्री हो गए और एक सर्टेन पर्सन को देने के लिए एग्री हो गए, और ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो बेरर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ठीक है। यानी अब तक मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाई है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की वापस से कोशिश करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां पर वापस से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि यहां पर मैंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सबसे पहली चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, फिलहाल बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर अब तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या होना चाहिए, वो रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है। क्या होता है बेटा, उसका रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है। इस रिटन एक्नॉलेजमेंट में एक पार्टी होगी हमारी क्रेडिटर। क्रेडिटर इज द मेकर ऑफ अ बिल। क्रेडिटर कौन होता है, जो बिल बनाने का काम करता है। तो इसका मतलब जो डेटर्स है वो मेरा क्या होगा, एक्सेप्टर। क्या होगा बेटा, वो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। जो मेकर होता है यानी बिल बनाने वाला, यानी जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हो सेलर। जो एक्सेप्टर यानी जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें कस्टमर, कस्टमर बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करने का काम करता है। क्रेडिटर क्या करता है, बिल को बनाने का काम करता है। क्रेडिटर क्या करता है, बिल को बनाने का काम करता है। डेटर क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद इस बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला, बिल बनाने के लिए डेट ऑफ बिल का होना ज्यादा जरूरी, यानी किस दिन बिल बनाया जा रहा है। उसके बाद कितने महीनों के लिए, यानी टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा टाइम पीरियड के बाद इसका ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। तो ड्यू डेट के लिए एक अलग से प्रोविजन है, हम लोग उसको अच्छे से स्टडी करने वाले कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी मेकर ऑफ अ बिल का होना जरूरी है, डेटर का होना जरूरी है, यानी डेटर और क्रेडिटर दोनों का होना जरूरी है। साथ ही साथ पीरियड क्या होना चाहिए, ड्यू डेट क्या होना चाहिए, डेट ऑफ द बिल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अमाउंट। क्या बेटा, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट का होना ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने पैसों के लिए बिल बनाया जाएगा, ठीक है, कितने पैसों के लिए बिल बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई चेंजेस है, ठीक है, मान लीजिए बिल बनाने में कोई अमाउंट में कोई चेंजेस है, या पैसा जमा करने के लिए अमाउंट बोलिए, या डेट में कोई चेंजेस आता है, ठीक है। यानी चेंजेस मतलब ये मेरा फिक्स है, ये मेरा टाइम पीरियड सब कुछ फिक्स है, लेकिन जब एक्सेप्टेंस का टाइम आता है और एक्सेप्ट, मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल दे तो आपको समझने में आसान होगा। ए और बी दो लोग हैं। ए जो है वो मेरा सेलर है और बी जो है वो मेरा डेटर है। सिंपल, दोनों में 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ 3 महीने के लिए। बी ने बोला भाई सर मैं पैसा नहीं दे सकता। ए इज अ सेलर, उसने कहा कि सर मैं पैसा नहीं दे सकता, तो आप क्या कीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाइए, मैं साइन कर देता हूँ। तो ए ने क्या किया रहेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के बाद बी के पास गया, तो बी क्या करेगा, 10,000 रुपये का बिल क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने बोला एक काम करो सर, आप आए हो ना तो ये 2,000 रुपये लेकर जाओ, यानी मैं बिल कितने के लिए एक्सेप्ट करूंगा, सिर्फ 8,000 रुपये के लिए एक्सेप्ट करूंगा। यानी जो बिल बन गया उसमें ही कुछ मॉडिफिकेशन कर किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग बेटा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं। अंडरस्टूड, कोई डिफिकल्टी।
पक्का जितनी चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग क्या करो, नोट डाउन करते रहना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। ठीक है, इतने में कोई डिफ़िकल्टी फ़िलहाल आपको नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस आएगा तो मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं फीचर्स में क्या क्या चीज़ें बेटा। सबसे पहले इट शुड बी इन राइटिंग, जैसे मैंने बताया इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। स्टैम्प मतलब जो नोटरी पब्लिक होती है, इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर जो आता है, या जो ऐसे से बोल सकते हो कोर्ट के बाहर जो नोटरी लगी रहती है, वो स्टैम्प की बात की जा रही है। इट मस्ट बी डेटेड। डेटेड मतलब बिल पर डेट होना चाहिए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी अमाउंट की बात कर रहे हैं। द मस्ट बी अनकंडीशनल, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द अमाउंट मस्ट बी पेबल इधर टू अ सर्टेन पर्सन और इज ऑर्डर, यानी आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेरे पास आया, सर ये लीजिए फीस, तो वो मुझे पे करेगा, या मैं उसको बोलूंगा एक काम कर बेटा ऑफिस स्टाफ को दे दे, तो उसने क्या किया, मेरे ऑर्डर पर किसी और को दिया है, मेरे ऑर्डर पर, तो पे टू मी और माय ऑर्डर, यानी मुझे दो या मेरे बोलने पर किसी को दीजिए, ऐसा कंडीशन है। ठीक है, एंड इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, यानी जो बिल बना रहा है उसकी सिग्नेचर तो वहां पर होने ही वाली है अनडाउटेडली। क्लियर, ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है, किसके बारे में डिस्कस की बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताई। अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉमिसरी नोट की। अब सर आपने प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताया, यस मैंने बेटा बताया, प्रॉमिसरी नोट भी मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया। देखिए अ प्रॉमिसरी नोट इज अ डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी राइटिंग में होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी रिटर्न में है और प्रॉमिसरी नोट भी रिटर्न में है। Not being a banknote or a currency note containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay the certain sum money only to the order of certain person or bearer, यानी सेम प्रॉमिसरी नोट की तरह ही होता है, सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में फ़र्क बता दिया कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो मेकर बनाता है और यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट जो है वो क्रेडिटर बनाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि हु इज मेकिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिटर इज मेकिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। क्रेडिटर जो होता है वो क्या बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और जो डेटर होता है वो क्या बनाता है, प्रॉमिसरी नोट, और दोनों की सिग्नेचर होना वहाँ पर क्या है, अनिवार्य है, दोनों की सिग्नेचर होना वहाँ पर क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, कोई डिफिकल्टी। अब बात करते हैं ये सारी टर्मोलॉजीज की। ठीक है, क्या क्या टर्मोलॉजी है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, क्या बोला, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। अब क्या होता है ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए, अब मुझे आप लोग खुद ही बताएंगे कि सर आपने जो बताया वो कितना आपको याद आ गया। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप दुकान पे सब मान लीजिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। सिंपल, मिस्टर एक्स इज अ सेलर, मिस्टर वाई इज अ बायर। मिस्टर एक्स कौन है, सेलर है। सेलर मतलब क्या होता है, बेचने वाला। बायर मतलब खरीदने वाला। तो क्या हम लोग इसको सप्लायर बोल सकते हैं, यस सर आप उसको सप्लायर बोल सकते हो। बायर को हम लोग कस्टमर बोल सकते हैं क्या, सर आप बोल सकते हो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा सप्लायर और कस्टमर का रिलेशन कब मेंटेन होता है, जब ये कैश ट्रांजैक्शन होता है। कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता है। कौन सा ट्रांजैक्शन, कैश। लेकिन जब यही ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है एंड जब कस्टमर बोलता है कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं आपको कल देता हूँ, परसों देता हूँ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद देता हूँ, तब यही सप्लायर का टर्मोलॉजी चेंज हो जाता है और वो बन जाता है क्रेडिटर, और डेटर बन जाता है, कस्टमर बन जाता है डेटर्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन अक्यर हो रहा है उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब क्रेडिटर ने बोला मुझे तेरे पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, तो भाई एक काम कर, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूँ, उस पर साइन कर देना। यानी यहाँ पर क्रेडिटर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्रेडिटर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्रेडिटर बना रहा है बिल। क्या बना रहा है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर क्रेडिटर बना रहा है एक बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इस क्रेडिटर को हम लोग, यानी जो बिल बना रहा है उसको हम लोग, क्रेडिटर बिल बना रहा है तो उसको बोलेंगे ड्रॉवर। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, ड्रॉवर। किसके नाम पे बिल बना रहा है, कस्टमर के नाम पे बना रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग ड्रॉवी। क्या बोलेंगे बेटा, ड्रॉवी। अंडरस्टूड, क्या कहा मैंने, समझ में आया आपको। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करने की वापस से कोशिश करता हूं मैं आपको।
ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो बिल बनाएगा, ठीक है, जो बिल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉवर बोलेंगे। जो बिल जिसके नाम पे बिल बनेगा, यानी ड्रॉवर इज अ मेकर ऑफ अ बिल, ड्रॉवर इज अ मेकर ऑफ अ बिल, यानी जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। और जो बिल एक्सेप्ट करता है, यानी जो एक्सेप्टर होता है बिल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवी। और मेकर के लिए बिल हमेशा होता है रिसीवेबल, और ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा क्या होता है, पेबल। रिसीवेबल मतलब क्या, बिल्स रिसीवेबल, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल मतलब मिस्टर एक्स को वाई से पैसा आने वाला है, मिस्टर एक्स को वाई से पैसा आने वाला है। यानी ऐसा बोल सकते हैं, अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने मेरे यहाँ पर जो बिल भेजा, तो बिल बनाया किसने, अडानी इलेक्ट्रिसिटी। तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिल का पैसा आने वाला है, यानी वो बिल देगा, पैसा लेगा। तो इसका मतलब वहाँ पे उसके लिए बिल रिसीवेबल। लेकिन हम लोगों को बिल पैसा देना होता है, पेबल होता है, देना होता है, इसलिए हमारे लिए बिल क्या होगा, पेबल होगा। क्या होगा हमारे लिए, बिल पेबल। तो ठीक है, इतना इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी अभी तक तो फिलहाल, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डिफिकल्टी तो आप मुझे बता सकते हो। यानी हु इज द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी होता है, ठीक है। अब एक और टर्मोलॉजी हम लोग बात करते हैं, पेई। पेई कौन होता है, पेई इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, यानी पैसा जिसको देना है, पैसा जिनको देना है, यानी हमें जिन्हें पैसा पे करना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेई। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स वाई भाई साहब आए एक्स को पैसा देने के लिए, एक्स भाई साहब वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वाई ने एक्स को फ़ोन किया कि सर मैं पैसा लेकर आया, किसको पैसा दूँ। तो एक्स ने बोला एक काम कर बेटा, बाजू में मेरे ऑफिस में जेड बैठा होगा, तो आप क्या करो, उसको डायरेक्टली पैसा दे दो। तो जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेई, ठीक है। इस कंडीशन में पेई हो गया। मान लीजिए वाई एक्स के पास आया, एक्स ने पैसा ले लिया, तो इस कंडीशन में ड्रॉवर और पेई दोनों क्या होना है, सेम है। ड्रॉवर और पेई आपस में क्या है, सेम है। अंडरस्टूड। नाउ पार्टीज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी में भी सेम मेकर और ड्रॉवर, और पेई और ड्रॉवी, ऐसा दो पार्टीज होती है। तो सेम कंडीशन है, सेम नोट है, इसलिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें है कि वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। डेट आना चाहिए, टर्म्स आना, टर्म मतलब पीरियड, अमाउंट होगा, स्टैम्प होगा, पार्टी, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जितने पैसों का डेट है उतना ही पैसा मुझे चाहिए। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कौन करेगा, ड्रॉवी करेगा। और ड्रॉवी एक्सेप्टेंस में क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड वर्ड का इस्तेमाल करेगा। क्या, कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेगा, एक्सेप्टेड वर्ड का इस्तेमाल करेगा। अंडरस्टूड। तो आज के लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं। कल हम लोग करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसके बाद उसके कुछ सम्स भी करने वाले हैं। उम्मीद करता है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरह के कंटेंट के लिए इस चैनल पर बने रहिए। पावर्ड बाय पढ़ाई वाला।